पिछली क्लास में हमने मनुष्य की विभिन्न पहचानों की बात की थी, प्रदत्त और अभिग्रहित पहचान। कुछ पहचान उसकी प्रदत्त होती है और कुछ अक्वायर्ड होती है। प्रदत्त बहुत सारी होती है, अक्वायर्ड जो है वो कम होती है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको कहा था कि मनुष्य की बहुत सारी पहचानों के बाद भी केवल मनुष्य की यदि हम बात करते हैं तो मनुष्य भी एक सिंगल यूनिट, सिंगल एंटिटी नहीं है। जो शरीर दिखाई दे रहा है आपको, ये सिंगल नहीं है। भारतीय परंपरा में इसको हमने तीन, जो दार्शनिक परंपरा है उसमें तीन शरीरों के माध्यम से बताया है। साधारणतः सभी दार्शनिक ऐसा स्वीकार करते हैं भारतीय परंपरा में, एक दो को छोड़कर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीन शरीरों की बात की जाती है। स्थूल शरीर जो है पंच महाभूतों से निर्मित होता है। सूक्ष्म शरीर जो है हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनसे, और एक होता है कारण शरीर, जिसको भारतीय परंपरा में अविद्या कहा गया। ये तीन प्रकार के शरीर लेकर हम घूमते हैं। इसका भेद मैं इसी के दौरान स्पष्ट कर दूंगा आपको। ये जो भौतिक शरीर दिखाई दे रहा है हमारा, ये स्थूल शरीर है, पर इस भौतिक शरीर में एक बुद्धि रहती है, एक मन रहता है, एक अहंकार रहता है, और हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का सूक्ष्म रूप रहता है, उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और इन शरीरों की प्राप्ति का जो मूल आधार है वो क्या है? कारण शरीर, अविद्या, अज्ञान। अज्ञान के कारण ही हम आज इस शरीर में हैं। ये थोड़ी गहरी बात है, पर फिर कभी बात करेंगे आगे। पर आज मैं आपको इसकी बात पर ले जाना चाह रहा हूं कि कैसे और क्यों ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके, जब तक हम इस माइंड को, और इसके जो कैटेगरी है, अलग अलग भेद हैं, बोलने को तो एक ही होता है, पर तीन चार अलग अलग स्तरों पर ये काम करता है, उसको नहीं समझेंगे तब तक हम मनुष्य के एप्टीट्यूड को, उसके एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को, उसके एक्शंस को हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अब बात यहां से शुरू करते हैं कि एक दुनिया वो थी जो इस प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने, जिसको सो कोल्ड हम अलग अलग नामों से जान सकते हैं, उस शक्ति को कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, उसने बनाकर दी, प्रदत्त थी जब मनुष्य पैदा नहीं हुआ धरती पर। दूसरी दुनिया जब मनुष्य पैदा हुआ और मनुष्य में जब ये कॉन्शियस माइंड डेवलप हुआ, समझते चलना गहराई से, कॉन्शियस माइंड, विज्ञान ये मानता है कि मनुष्य का जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट समय के साथ साथ धीरे 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 डेवलप होता रहा। पहले हमारा जो ब्रेन था, वो आज भी हमारे साथ है, उसको हम रेप्टेलियन ब्रेन कहते हैं, प्रिमिटिव ब्रेन कहते हैं, जो खाली अपनी सर्वाइवल की नीड्स को पूरा करता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसका और जब विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो वो मैमल ब्रेन के रूप में आया।
मैमल ब्रेन क्या होता है कि जब हमने हमारी जो संतानें थी या हम जो रिप्रोडक्शन कर रहे थे उसका भी हमने ध्यान रखना शुरू किया, या हमारे ग्रुप का ध्यान रखना शुरू किया, जिस स्पेसी में या जिस प्रजाति में हम थे उसका कहीं ना कहीं केयरिंग का भाव उसमें आया। जैसे आज भी हम देखते हैं तो बहुत सारे जानवर जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं उसके बाद थोड़े दिन तक उसकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं, उसको खाना ला के देते हैं, और फिर जब वो तो तैयार हो जाता है कि इस दुनिया से लड़ने के लिए, अपनी सर्वाइवल नीड्स पूरी करने के लिए, तब उसको छोड़ते हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं एक मैमल ब्रेन काम कर रहा होता है। मनुष्य एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी रहा जिसमें उस मैमल जीव जो ब्रेन था उससे भी आगे जाके एक माइंड डेवलप हुआ, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन में एक हिस्सा। जब वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जब बना और धीरे 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 लाखों सालों में वो विकसित होता रहा, उसी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या चला, कॉन्शियस माइंड। जब हमारा क्या डेवलप हुआ, कॉन्शियस माइंड डेवलप हुआ। ये अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये तो अन्य प्राणियों में भी उस रूप में होते हैं जितनी उनकी सर्वाइवल नीड्स है, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड, जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि मेरे शरीर को जो अंदर से चलाने वाली इतनी गतिविधियां चल रही हैं सारी, उनको कौन डील कर रहा है, अनकॉन्शियस माइंड डील कर रहा है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए होती है, उसको कौन गैदर करके रखता है, सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर गैदर करके जितनी जरूरत होती है। पर ये कॉन्शियस माइंड हमारे अंदर डेवलप हुआ। इस कॉन्शियस माइंड के कारण ही मनुष्य जो है वो अन्य प्राणियों से क्या हो गया, अलग हो गया, पृथक हो गया। और इस कॉन्शियस माइंड ने, जिसमें नए नए विचार जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, विकास होता रहा, तो एक रेफरेंस पॉइंट को देखकर दूसरे का विकास करना। हमारे माइंड में कभी भी ऐसा कोई आइडिया नहीं आ सकता जो शून्य से आ रहा हो। कुछ ऐसा है जिसको देखकर एक नया आइडिया पैदा हुआ, सापेक्ष होता है। तो जैसे जैसे हम सापेक्षता में आगे बढ़ते गए, और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भी वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पहले मैटर और एंटी मैटर्स बने, फिर उनकी आपस में लड़ाई हुई, दोनों एक दूसरे पर संघर्ष करते रहे, मैटर एंटी मैटर को हराने में, एंटी मैटर मैटर को हराने में लगा हुआ। इसी ढंग से ब्रह्मांड बनता चला गया। ऐसे ही माइंड के लेवल पे क्या होता रहा कि एक थॉट आया, उस थॉट से एंटी थॉट बना, एंटी थॉट से फिर एक नया थॉट बना, फिर नए थॉट से फिर एक एंटी थॉट। उसको करते 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 आज हम हजारों सालों में सभ्यता के इतिहास में एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए जहां पर मनुष्य ने एक अलग ही प्रकार की दुनिया का, एक ऐसे वर्ल्ड का निर्माण कर लिया है जो उस प्रदत्त जो वर्ल्ड था से अलग है। शुरुआत में जब पैदा हुए होंगे तो न तो धर्म था, न जाति थी, न कोई नस्ल, किसी प्रकार के भेद वगैरह इस प्रकार के नहीं थे। और फिर और दूसरी दुनिया जहान की चीजें हमने, थॉट्स, जो आइडियोलॉजीज हैं, और ये दुनिया बहुत सारी विकसित हो गई। आज जिस सो कॉल्ड डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड में जो ह्यूमन मेड है उसमें हम रह रहे हैं, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है। और इसका निर्माण जब कॉन्शियस माइंड हमारा डेवलप हुआ वहां से शुरू हुआ, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। उस बुद्धि से वो बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा।
आज जब कोई बच्चा पैदा होता है, वो कौन से दुनिया में पैदा होता है? इस दुनिया में पैदा होता है जो मानवकृत दुनिया है, जिसमें बहुत सारी हमने मूर्त चीजें बनाई और बहुत सारी अमूर्त चीजें बनाई। समाज है, संस्कृति है, धर्म है, सभ्यता है, राष्ट्र है, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं, विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स हैं, बहुत कुछ है। उसमें जब ये बच्चा जन्म लेता है, उस समय इस प्रकृति ने एक बड़ा जोरदार खेल हमारे साथ रचा कि जब ये बच्चा जन्म लेता है तो एक ब्रेन होता है और एक माइंड इसके ऊपर, इस ब्रेन में सॉफ्टवेयर माइंड नाम का रन करता रहता है। ये जब बच्चा पैदा होता है, इसके बारे में कबीरदास जी ने एक बहुत जोरदार लाइन कही है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो मुझे कभी कभी यूं जब मैं विचार करता हूं कि मैं अपने आप को एक ऐसी दुनिया में पाता हूं जिस दुनिया में मुझे बहुत सारी आइडेंटिटीज वो मिल जाती जो मुझे पता ही नहीं। जग हंसे हम रोए, क्यों रोए हम? जग इसलिए हंस रहा है कि बेटा एक और मुर्गा आ गया फंसने के लिए संसार में, क्योंकि ये जंतर मंतर है, ये माया जाल है, ये बड़ा माया जाल है। ये जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो केवल अनकॉन्शियस से ये चल रहा होता है। सबकॉन्शियस कुछ कुछ इसका वो होता है, उस सबकॉन्शियस में एक्टिव तो होता है सबकॉन्शियस, पर उसमें कुछ चीजें आना शुरू होती हैं। पर जब ये पैदा होता है तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस सबकॉन्शियस माइंड में ये कुछ लेकर पैदा होता है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात से सहमत ना हो कि कुछ लेकर, कुछ क्वालिटीज लेकर पैदा होता है, कुछ स्किल, कुछ टैलेंट लेकर पैदा होता है, पर इसको हम दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं कि यदि हम जेनेटिक की भाषा में बात करें तो कम से कम जीन्स के अंदर कुछ ऐसे जीन लेकर पैदा होता है जो एक स्पेशल टाइप की स्किल और टैलेंट रखते हैं। ऐसे जीन लेकर पैदा, और हम ऐसा कहते भी हैं कि ये अपने दादा को गया है, ये अपने नाना को गया है, ये अपनी मम्मी को गया है, और ये तो परदादा को गया है, वो भी ऐसा करते थे। ये कहां से आ रहा है? कुछ ऐसा है उसके अंदर जो आ रहा है। आपके सिलेबस में एक चीज दी हुई है, एक टॉपिक है, एक बिंदु है, एप्टीट्यूड। वो जिस स्किल को, टैलेंट को लेकर ये पैदा हो रहा है उसको एप्टीट्यूड कहा जाता है। आगे हम एप्टीट्यूड को और गहराई से समझेंगे। यहां पर मैं सबकॉन्शियस लेवल पर जो बात कर रहा हूं तो वो एक एप्टीट्यूड लेकर पैदा होता है, एक टाइप का इमोशनल पैटर्न लेकर पैदा होता है। आपने देखा होगा, यदि बहुत गौर से ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, तो बच्चे को जब आप देखेंगे तो उसका एक अलग प्रकार का इमोशनल पैटर्न होता है। कुछ बच्चे गुस्से वाले होते हैं, कुछ को जैसे बचपन से ही फियर ज्यादा लगता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ के अंदर अहंकार का भाव ज्यादा होता है। तो आप नोटिस करेंगे तो समझेंगे कि वो इमोशनल पैटर्न हमने तो नहीं दिया,
कहां से आ रहा है, कैसे आया इतने छोटे बच्चे में? तो कहीं कुछ ऐसा इमोशनल पैटर्न है जिसको हम लेकर पैदा होते हैं। और ये बात मैं सिद्ध भी कर दूंगा, आज जेनेटिक भी इस बात को सिद्ध कर चुकी है कि जब मनुष्य संसार छोड़कर जाता है तो वो कुछ भी ऐसा नहीं ले जाता, खा लिया जाता है, पर कुछ लेकर जाता है। वो क्या लेकर जाता है? वो जब छोड़ रहा होता है, तो जब स्थूल शरीर को छोड़ रहा होता है, तो अपने इस सूक्ष्म शरीर के अंदर, जैसा कि भारतीय परंपरा मानती है, वो अपने इमोशनल पैटर्न्स लेकर जाता है। वो इमोशनल फीलिंग्स जो उसने उस जीवन में की, और जो फीलिंग उसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल थी, वो फीलिंग उसके साथ अटैच रह जाती। किसके साथ? इस सूक्ष्म शरीर के साथ, जिसको हम मन बुद्धि अहंकार का सम्मिलित रूप चित्त भी कहते हैं। इसको चित्त भी कहा जाता है, अंतःकरण को। इसमें एक सूक्ष्म शरीर, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के अलावा मन बुद्धि अहंकार को हम क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं। इस चित्त के अंदर, इस माइंड के अंदर, पाश्चात्य परंपरा में कहेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो क्या ले जाता है? इमोशनल पैटर्न लेकर जाता है। वो इमोशनल पैटर्न जब वो नया जन्म लेता है तब वापस आते हैं। तो जो वो लेकर पैदा हो रहा है वो एक विशेष प्रकार का स्किल, टैलेंट और एक विशेष प्रकार का इमोशनल पैटर्न लेकर पैदा होता है। क्लियर? ये सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये इसके अंदर होता है प्रकार का पैटर्न। अब ये पैदा हो गए बच्चे, 1-1.5 साल तक इसका जो सर्वाइवल है वो अनकॉन्शियस पर चलता रहता है। और धीरे 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 जैसे जैसे ज्ञान बाहर से रिसीव होता रहता है, वो कैसे होता है हम जानते हैं। ये दुनिया है, इस दुनिया में विभिन्न प्रकार की व्यक्ति, वस्तुएं, इवेंट, घटनाएं घटित हो रही हैं, कुछ परिस्थितियां बन रही हैं, कुछ मूर्त सत्ताएं हैं, कुछ अमूर्त सत्ताएं हैं। और ये 5 सेंसेस जो वो लेकर पैदा हुआ है, उन 5 सेंसेस के थ्रू उसमें ये ज्ञान, ये कॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड और ये उसका अनकॉन्शियस माइंड हम मान लेते हैं, ये ज्ञान सीधे कहां जा रहा है? सीधे सबकॉन्शियस में जा रहा होता है। कब तक जा रहा होता है? जैसे जैसे ये सबकॉन्शियस में ज्ञान जा रहा होता है, बाहर की वस्तुओं का, चीजों का वो समझने की कोशिश करता है, पिक्चर्स बनाता है, विजुअल्स देखता है, आवाज सुनता है, कुछ एक्टिविटी होती हुई देख रहा है, तो वो धीरे 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 उसके सबकॉन्शियस में कुछ चीजें, कुछ ज्ञान बनने लगता है। अभी जो है 1.5-2 साल की उम्र तक उसमें मैं का भाव उदित नहीं होता कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। अभी खाली कुछ स्टोरेज चल रहा है। हम इसीलिए कहते हैं ना, बहुत सारे लोग जब कोई प्रवचन दे रहे होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो कहते हैं कि साहब बच्चे बन जाओ। कौन से वाले बच्चे बन जाओ? वो बच्चे बन जाओ जिसमें मैं का भाव नहीं है, क्योंकि मैं को छोड़ना पड़ेगा। यदि आप ईश्वरीय अनुभूति चाहते हैं, कोई ऐसी अनुभूति चाहते हैं जो मैं के छोड़ने के बिना संभव नहीं है, तो वो मैं का भाव जब छूटेगा तभी तो पूर्ण आनंद की स्थिति आएगी। तो मैं का भाव छोड़ेगा
तो वो किस उम्र का होगा? साल भर का, 1.5 साल। वो बच्चा बन जाओ, और वो बच्चा बन के कौन सी वाली दुनिया में जीना है? एक जटिल कॉम्प्लेक्स दुनिया में वो बच्चा बन के जीना है हमको। इज इट पॉसिबल? ज्ञान पेल रहे हैं। क्या वो खुद बन गए? क्या पॉसिबल है? जब तक आप इस संसार में हैं और जब तक आप बकबकबाजी कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी अपना ज्ञान जो आपने आज तक प्राप्त किया है क्षुद्र सा, छोटा सा, उसको संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि देखो मैं कितना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हूं, तब तक अहंकार जो है उसी के दायरे में आप जी रहे हैं। जब तक आपको ये बोध बाकी है कि मुझे बोध है किसी चीज का, तब तक आप मैं से छुटकारा पा ही नहीं सकते। किसी संतोषी वृत्ति के आदमी को संतोषी वृत्ति रखता हूं मैं ऐसा बोध हो, तो इसका मतलब उसकी संतोषी वृत्ति अभी पैदा हुई नहीं है उसे। तो ये वैसी उम्र के बच्चे की बात कर रहे हैं हम जो 1-1.5 साल, तब मैं पैदा हो जाता, तो धीरे धीरे उसके अंदर मैं और पर का भेद पैदा। पर मजे की बात यह है, इस प्रकृति ने इस प्रकार का बनाया है कि ये जो कॉन्शियस माइंड है वो उसका अभी एक्टिव नहीं होता, ये इनएक्टिव मोड पे पड़ा है। वो भी एक्टिव है, अनकॉन्शियस भी, और सब कॉन्शियस भी एक्टिव मोड पे है। सब कॉन्शियस माइंड में कोई लॉजिक नहीं लगता, ये केवल स्टोरेज है। ये किंतु परंतु करना जानता ही नहीं है। ये सबकॉन्शियस माइंड इस 1-1.5 साल के बच्चे का सा है, शिशु है, बिल्कुल ये बालक है। इसको कुछ समझ नहीं आता, कोई अंतर नहीं जानता, जो कुछ आ रहा है बस उसमें स्टोर होता जा रहा है। और आ क्यों रहा है? क्योंकि अभी ये एक्टिव नहीं है कॉन्शियस माइंड। तो ये बिल्कुल बच्चे जैसा है, बिल्कुल बच्चा। इसीलिए इस माइंड को कहते हैं इमोशनल माइंड। सारे इमोशंस जो हैं वो कहाँ होते हैं? यहां पर होते हैं। ये इमोशनल पैटर्न यहां से आते हैं। और जितने भी प्रकार के बिलीफ्स, जितना भी प्रकार का नॉलेज हमको मिलता है वो यहां पर आता जाता है। और कब तक आता जाता है? जब तक इसमें एक्टिवेशन शुरू नहीं होता। अब इसमें एक्टिवेशन शुरू होने के लिए क्या चाहिए होता है कि आपको इस प्रकार का ज्ञान जैसे जैसे इसमें आता जाता है, वैसे वैसे सबकॉन्शियस का जब स्टोरेज बढ़ता जाता है, बिलीफ्स का, थॉट्स का, रीजंस का, तो ये क्या करता है? इसके आधार पे इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कैपेबिलिटीज पैदा होने लग जाती, क्षमताएं पैदा होने लग, पावर्स पैदा होने लग जाती। बच्चा फिर क्यों, कैसे, किंतु परंतु सब शुरू करता है, जिज्ञासा शुरू। और वो किस लेवल की होती है? प्रारंभिक स्तर। फिर भी बहुत सारी चीजें जो है उसके अंदर इसके द्वारा चली जाती है, ये फिर भी उतना एक्टिव नहीं होता। ये धीरे धीरे उस स्तर की परिपक्वता इसमें कब आती है कॉन्शियस में? जब लगभग लगभग हम औसतन ये माने कि बच्चा 18-20 साल 25 साल का हो गया, तब उसमें ये होता है कि वो लॉजिक लगाने लगता है, रीजनिंग करने लगता है। इसमें बहुत सारी जो है वो पैदा होती है, लॉजिक, रीजनिंग, और कैटेगराइजेशन करेगा चीजों का, कंपैरिजन करेगा।
फिर उसमें ये सारी कैपेबिलिटीज पैदा हो जाती हैं, कंपैरिजन की, कैटेगराइजेशन की, रीजनिंग की, लॉजिक लगाना, कारण कार्य संबंध की, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तो रिलेशन वाली कैटेगरी एक दूसरे को रिलेट करना सीखता है, साथ में कुछ चीजों को डिलीट करना, कुछ चीजों को डिस्टोर्ट करना, जनरलाइज करना। जनरलाइज करना आ जाता है उसको। अभी जनरलाइज क्यों करता है माइंड, वो आगे बताऊंगा। विशेषीकरण करना आ जाता है, उदाहरण देना आ जाता है, देखो ऐसा इसमें था तो इसमें, वो आ कहां से रहा है, यहां सीखता जा रहा है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सीखता जा रहा है, तो वो उससे आ जाता है। एनालिसिस करना सीख जाता है, चीजों को जोड़ना, सिंथेसिस करना सीख जाता है। तो ये धीरे 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 कैपेबिलिटीज डेवलप होती जाती। जब साइंस अभी पिछले 200-300 सालों में ज्यादा डेवलप हुआ, तकनीकी विकास हुआ, वैज्ञानिक विकास हुआ, तो बहुत सारे ऐसे विश्वास, बिलीफ्स जो मैंने पहले ही बात की थी, वो टूट गए। किनके टूटे? किनके कॉन्शियस माइंड में वो एक एनालिसिस और एक रीजनिंग पैदा हुई, जिन्होंने उन वैज्ञानिक धारणाओं को जाना, जिन्होंने उस प्रकार के वैज्ञानिक सिद्धांत जो नए विकसित हुए उनको जाना, समझा कि अभी तक जो हम समझ रहे थे वो ठीक नहीं था, बात कुछ ऐसी है वास्तविकता में। उन्हीं के माइंड में तो ये बात आई। उन्हीं का माइंड क्या हुआ, कॉन्शियस माइंड ज्यादा विकसित हुआ। आज की दिनांक में भी दुनिया के जितने भी टॉप मोस्ट सोचने वाले लोग हैं, मैंने बहुत सारी कैपेबिलिटीज की बात की। एक जर्मन दार्शनिक हुए हैं कांट, इमैनुअल कांट, उन्होंने बुद्धि को, इस कॉन्शियस माइंड को अंडरस्टैंडिंग कहा, और अंडरस्टैंडिंग की 4 कैटेगरीज में 12 शक्तियां मानी। ऐसे वो डेवलप कब होती हैं वो शक्तियां, जब जैसे जैसे सबकॉन्शियस माइंड में ज्ञान आता जाएगा, थॉट्स आते जाएंगे, आइडियोलॉजी बनती जाएगी, कोई वैल्यू सिस्टम बनता जाएगा, वैसे वैसे ये डेवलप होता जाएगा। आज भी हम कहते हैं कि आइंस्टीन का दिमाग कितने परसेंट काम करता था, परसेंटेज में निकाल रहा हूं। अभी भी इसको रिवील होने में पूरी तरह से वो, आज हमको, हम कहें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हमको कितने साल, लाखों सालों, आज इतने सालों बाद हमारी इतनी कैपेबिलिटीज विकसित हुई, और ये कैपेबिलिटीज भी पूर्ण विकसित नहीं हुई है। जिसको हम कह रहे हैं कि भाई हमारे अंदर ये सोचने की आ गई, हमारे अंदर ये इमेजिनेशन की आ गई, हमारे अंदर ये कल्पना, ये जनरलाइजेशन की शक्ति पैदा हो गई। जरा सा विचार करना कि हम जो कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, वो कंपैरिजन किसके आधार पर करते हैं? कितनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसके आधार पर ही तो करेंगे। तो क्या हम कोई एक ऐसा संपूर्ण बेस्ट कंपैरिजन कर सकते? ठीक है, क्योंकि शक्ति जो है वो इसके अंदर है, और उस शक्ति का जो मूल आधार है, जिसके कारण वो शक्तियां बनी, रेसिप्रोकली क्या हो रहा है, ये कुछ इनमें आने देता है, जाने देता है, और ये क्या करता है, इसकी शक्तियों को रिवील करता रहता है, बढ़ाता रहता है। धीरे 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 जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती है, शक्ति इसकी बढ़ती जाती है, रिवील होती जाती है। मेरे पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो मैं ज्यादा बेटर कंपैरिजन करूंगा, उससे ज्यादा होगी तो और ज्यादा बेटर करूंगा, तो मेरी कंपैरिजन करने की शक्ति क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और मानव की कैपेसिटी या कैपेबिलिटीज जो है, ये क्या आज अपनी पूर्ण अवस्था पर है?
पॉसिबल। तो ये धीरे 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 विकसित अवस्था में। और बड़ी मजेदार बात क्या है, जैसे हम बहुत सारे लोग बात करते हैं आजकल अवेयरनेस की। वो अवेयरनेस कहाँ होती है, कौन से माइंड में होती है? ये तो अवेयर होने का मतलब ही नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें जो आ रहा है आता रहे, कोई खास बात नहीं। सही गलत अच्छा बुरा जो भी विश्वास है सब पड़े हैं इसमें। ये करता है, ये गेट कीपर का काम करता है, ये चौकीदारी का काम करता है। अवेयरनेस अवेयरनेस की अब क्या कह रहे हैं, एक बड़ा जुमला चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, और मेडिटेशन को, माइंडफुलनेस को, अवेयरनेस को बेचा जा रहा है बिना साइंटिफिक उसको जाने हुए कि आदमी कितनी देर अवेयर रह सकता है। ये जो है अनकॉन्शियस माइंड जो कि शरीर को चलाता है, ये कहता है रात को कि भैया तुमने सारे दिन खूब काम कर लिया यार, अब जो है रेस्ट करने का समय, मेरे जो बहुत दिक्कत पैदा कर दी तुमने ऊटपटांग खा पी के, ऊटपटांग सोच के और दुनिया जान का फालतू का काम करके मेरा काम तुमने बढ़ा दिया। अब मुझे रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट की जरूरत कि तू सो जा, मैं मेरे काम को करके, मुझे शरीर को ठीक से चलाना है, इस माइंड को कूल रखना है, सारा काम मुझे करना है बेटा, इसलिए तू अब शट डाउन कर मीटर, इसको बंद कर दिया। आप समझ रहे हो कि आप कितनी देर अवेयरनेस में रह सकते हो? यदि आप सोचो कि मैं मेरे सुबह से रात तक सोने तक के सारे काम, हर काम अवेयरनेस में कर लूं, तो भैया आपकी जिंदगी ज्यादा देर चल नहीं सकती। आप बहुत सारे काम आपके ये करता है। जब आप गाड़ी चला रहे होते तो इसने गाड़ी चलाना सीख लिया इसलिए चला पा रहे हो, क्योंकि उस समय सोच तो कुछ और रहे और गाड़ी चला कोई और रहा है। इसने सीख लिया और इसने सीख लिया, आपकी मसल मेमोरी में आ गई वो गाड़ी चलाना, इसलिए चला पा रहे हो। अवेयरनेस में गाड़ी चलाओ, चलाओ अवेयरनेस में। अवेयरनेस में मंजन कर रहे हैं, अवेयरनेस में नहा रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? इसका मैकेनिज्म है। इसका मैकेनिज्म ये है कि ये यदि ज्यादा अवेयरनेस में रहेगा तो इसको उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी सेविंग मोड पे काम करते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, रात को भी रन करना है आपके शरीर को। आपके दिमाग में जो उठपटांग दिन भर रील्स देखिए ना, अल्ल बल्ल जल की, वो सारी सेट करनी है इसको बैठ के। कौन सी डिलीट करनी है, कौन सी किस कैटेगरी में डालनी है, कौन सी हटानी है, कौन सी लगानी है। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि यार मेरे को आज ये अजीब सा सपना आया, अल्ल बल्ल जुड़ा हुआ, कुछ कहीं की ईंट कहीं का रोना रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ऐसे अजीब से सपने नहीं आते कभी कभी? वो क्यों आते? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने ले ली, अब रात को बैठ के बेचारा क्या कर रहा है, उनको सेट कर रहा है, उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल रहा है। ये बिलीफ इस कैटेगरी में जाएगा, ये बिलीफ इसमें जाएगा, ये चीज इसमें जाएगी, ये चीज इसमें जाएगी, सब ये करता रहता है। तो ये जो है ये टोटली अवेयरनेस में नहीं हो सकता। जितनी देर आप जाग रहे हो उतनी देर आप जागने की जो अवस्था है ना, उसमें जागते हुए भी नहीं जाग रहे, ये पॉसिबल नहीं है। इसका जागरण, जैसे बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि पूर्ण होश और पूर्ण बेहोशी, लोग बेहोश है और कुछ ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि हम तो जैसे पूर्ण होश में ही हैं। तो बता दूं कि पूर्ण होश का मतलब है कि इस कॉन्शियसनेस वाला, कॉन्शियस जो माइंड है, ये हमेशा हर सेकंड अवेयर रहे। देख लो रहता है क्या।
और ये नहीं रहता तो इस तरफ से ये जो दुनियादारी है ना, इस दुनियादारी से टक 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 आपकी इंद्रियों से होते हुए, और ये जब सोया पड़ा रहता है तो यहां चीजें आके जमा होती रहती। और आजकल तो जो है, जो बाजारवादी ताकतें हैं, उन्होंने ये ज्ञान और ले रखा है कि इसको आप जागते हुए भी कैसे सुलाया जाए। जब आप जाग रहे हो तो आप तो सोच रहे हो मतलब अवेयरनेस में हूं, आप सोच रहे हो आप अवेयरनेस में हो। ये कब आपके इस माइंड को सरपास करके इसने एक चीज आपके इस दिमाग में डाल दी, आपको पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा। तो आज की डेट में हमारा ये जो डेवलप हुआ है वो बहुत थोड़ा सा डेवलप हुआ है, बहुत कुछ डेवलप होना बाकी है। इसीलिए यदि किसी ने आप में से अरविंद को, श्री अरविंद को पढ़ा हो या अरविंद की फिलॉसफी को पढ़ा हो, तो एक सुपर माइंड की बात करते, अति मानस की बात। वो सुपर माइंड कैसा होगा? जिसको सब कुछ का ज्ञान, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल जिसके समक्ष एक साथ प्रकट होते हैं, हर क्षण अवेयरनेस, वैसा सुपर माइंड। ऐसे सुपरमैन की बात नीटशे भी करते हैं, जर्मन दार्शनिक जी, जिन्होंने सुपरमैन का कंसेप्ट दिया अति मानव का। वो अति मानव कैसा होगा? ऐसा। वो यात्रा बड़ी एक लंबी यात्रा, अभी उसमें करोड़ों साल लगेंगे। उसका एक अलग मार्ग भारतीय परंपरा में बताया जो हमें जल्दी वहां पहुंचा सकता है। वो योग का, मेडिटेशन का जो मार्ग है, उसकी वो बात कर। तो यहां तक आपको समझ में आया कि 18-20 साल की आयु तक ये होता है। इसमें कुछ कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं, और वो कैपेबिलिटीज भी इतनी ही है जितनी कि अभी यूं माने कि 5-10% रिवील हुई है, 5-10% रिवील हुई है। अब बात करते हैं कि जब ये सबकॉन्शियस माइंड 18-20 साल की आयु में जब बच्चा पहुंचता है, तो उसमें बहुत सारे, आपको पता ही है कि प्रदत्त आइडेंटिटीज, बिलीफ और ये सारी चीजें होती हैं, धर्म की, नस्ल की, जाति की, समाज की, राष्ट्र की, और विभिन्न प्रकार की आइडियोलॉजीज। और जैसी सराउंडिंग्स में, जैसे समाज में वो रहा, उस समाज के सारे बिलीफ सिस्टम और ये सारे वो मिल जाते हैं, और वो एक सबकॉन्शियस बन जाता है। इसमें जैसे आपके थॉट पैटर्न्स, बिलीफ बन जाते हैं, बिलीफ सिस्टम बनता है। इसी में एक वैल्यू सिस्टम बनता है। हम बचपन से, हमको परिवार में, समाज में या शिक्षण संस्थानों में, किताबों में ये सिखाया जाता है कि इनकलकेट करने के लिए वैल्यूज, हमें कुछ कहानियां सुनाई जाती हैं या परिवार से कुछ बताया जाता है, बड़ों का आदर करो, पैर छुओ, हिंसा मत करो, सदैव सत्य बोलो, ये सारी बातें। तो धीरे 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 एक वैल्यू सिस्टम हमारे अंदर डेवलप होता है। वो वैल्यू सिस्टम हमारे अंदर कहाँ पड़ा है? सबकॉन्शियस माइंड। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं आगे, वैसे वैसे ये जो सिस्टम है हमारा, थॉट, बिलीफ, वैल्यू सिस्टम, ये दृढ़ होता जाता है। इसमें जैसे कहें स्टिफनेस आती जाती, दृढ़ होती जाती चीज, हम छोड़ने को तैयार नहीं होते। जैसे कोई बिलीफ बना, अब
परिवार हिंदू फैमिली है या मुस्लिम फैमिली है या कोई और फैमिली है, तो वो बिलीफ बन गया है। वो धर्म से रिलेटेड बिलीफ है, जाति से रिलेटेड बिलीफ है या कोई और बिलीफ। उसके साथ में क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल माइंड है, तो ये क्या करता है, कुछ बिलीफ्स के साथ में, कुछ इवेंट्स के साथ में जो घटनाएं घटी हैं, जिनके बारे में आपने एक थॉट बना ली, एक बिलीफ बना ली, उनके साथ में इमोशनल पैटर्न अटैच कर देता है, कुछ इमोशंस अटैच करता है। जैसे कोई घटना है जिसके साथ में क्रोध अटैच हो गया, आपको जैसे वो घटना याद आती है, जैसे ही आपको क्या आने लगता है, क्रोध आने लगता है। ऐसी कोई घटना जिसके साथ में आपको जॉय की फीलिंग होती है, वहां से जॉय अटैच हो गया। कोई ऐसा बिलीफ है जिसके साथ में आपका फियर अटैच है। तो अलग अलग के साथ में अलग अलग अटैच करता आ जाता है। अभी जब ये इतना दृढ़ हो जाता है कि अब जो इसमें आता है, तो कॉन्शियस माइंड भी इसको क्या करता है, रोकता है। तो यहां पर जब ये डेवलप हो जाता है तो एक फिल्टर डेवलप हो जाता है, एक तरह का चश्मा डेवलप हो जाता है। और ये चश्मा जो है या जो फिल्टर है, जैसे हम कह सकते हैं कि एक समय था जब ये कैमरा बना तो पिक्सल्स कितने थे, मामूली से। या माइक्रोस्कोप बना तो हम कितना गहरा देख पाते थे, कितना सूक्ष्म देख पाते थे। अब कितना देख पाते हैं, और गहरा और गहरा और गहरा और गहरा। और करते 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 आज हम क्वांटम लेवल पर पहुंच गए। हम क्वांटम दुनिया को देख रहे हैं, एनर्जी लेवल पर जानने की कोशिश कर रहे हैं चीजों। ऐसे ही क्या होता है कि जैसे जैसे ये सबकॉन्शियस डेवलप होता है विभिन्न वैल्यू सिस्टम से, थॉट से, बिलीफ से, तो एक फिल्टर डेवलप होता जाता है। फिल्ट्रेशन जो है वो फिल्टर और ज्यादा अच्छा, और ज्यादा अच्छा, और ज्यादा अच्छा होता जाता है। जैसे चश्मा है, उसका ग्लास और ज्यादा साफ होता जाता है, और ज्यादा। किस लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पर। तो ये क्या करता है, ये सीख जाता है डिलीशन करना। मुख्य जो चीज बता रहा हूं, दूसरी काम ये करता है डिस्टॉर्ट करना, और तीसरा करता है ये जनरलाइज करना। ये तीन बहुत मेजर काम है जो ये करना सीखता है। डिलीट कैसे करता है कि मान लीजिए ये जो व्यक्ति है जिसका ये बिलीफ सिस्टम बना, ये सबकॉन्शियस डेवलप हुआ, ये व्यक्ति पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण का बहुत ध्यान रखता है। तो मान लीजिए कोई जंगल की तरफ से गुजर रहा है और लोग जो है वो पेड़ों को काट रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो इसका ध्यान तुरंत उस पर पड़ेगा। पर वहीं जंगल में से कुछ साधारण आदमी गुजर रहा है जिसके बिलीफ सिस्टम में, जिसके थॉट सिस्टम में, जिसके वैल्यू सिस्टम में पर्यावरण प्रेम है ही नहीं। उसको वो जो काट रहे हैं वो दिखेगा ही नहीं। कोई व्यक्ति जिसमें सेंसिटिविटी ज्यादा है, जिसमें लोगों का दर्द देखने की क्षमता ज्यादा है, ऐसा कुछ विकास हुआ उसका, तो उसको एक आदमी का दर्द महसूस दिखेगा, उसको, किन्हीं को नहीं दिखेगा। किसी को पशु के साथ कुछ हुआ तो वो उसको उस तरीके का नजरिया। तो कुछ को दिखेगा, कुछ को नहीं दिखेगा। वो डिपेंड किस पर करता है, आपके इस सबकॉन्शियस में फीडिंग क्या हुई है बचपन से, आपको किस प्रकार का वैल्यू सिस्टम मिला है।
उसके आधार पे ये क्या करता है, डिलीशन मार देता। यदि वो आपके वैल्यू सिस्टम में नहीं है, वो आपके बिलीफ सिस्टम में नहीं है, तो आपको होते भी वो चीज नहीं दिखेगी जो दूसरे को दिख रही है। तो अपने आप हमारा अलग अलग, सबका अलग अलग फिल्टर बन गया। किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। मुझे एक पेंटिंग में क्या दिखेगा वो अलग है, एक चित्रकार को क्या दिखेगा वो अलग है, और एक के लिए वो कागज का टुकड़ा हो सकता है। सबका सिस्टम। तो वो डिलीशन करना जानता है। क्यों करता है डिलीशन? अकॉर्डिंगली इसके। दूसरा, फिर ये डिस्टॉर्ट करता है। तो समझना डिस्टॉर्ट कैसे करता है मैं, कि कुछ मान लो वो मेरे से मैच कर रही है चीज, मेरे सिस्टम से, और कुछ मैच नहीं कर रही है। तो अंदर जाकर माइंड क्या कर देता है, उसको इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देता है। कैसे करता है? जैसे समझना, मैंने एक दोस्त को फोन किया, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। अमूमन वो मेरा फोन उठा लेता है टाइमली, और यदि नहीं उठाता तो रिवर्ट कॉल करता। अब बहुत देर तक कॉल नहीं आया तो मैं सोचने लग गया। अब सोच के दो तरीके हो सकते। यदि मैं उस व्यक्ति को, उस दोस्त को बहुत अच्छे से जानता हूं, तो मेरी सोच में यह आएगा यार उसके साथ कुछ गलत नहीं हो गया, ठीक है। पर यदि मेरा वैसा ही दोस्त है, हेलो राम राम, हाय हाय, कैसे हो, क्या हालचाल है, ऐसा, तो मैं क्या सोचूंगा, साले ने मेरा फोन नहीं उठाया, गजब कर दी यार। वो अहंकार पर मेरे। तो आपने एक ही घटना को कैसे दो अलग अलग लोग कैसे देखेंगे? डिस्टॉर्ट कर। तो दिमाग क्या करता है? डिस्टॉर्ट करता है। कोई कहता है, अब जैसे क्या होता है, मान लीजिए मैं घर पे, बच्चे ने कहा कि पापा आज मेरे लिए ये लेके आना, तो मैं भूल गया। दूसरे दिन भी कहा उसने, तो मैं ऑफिस से जब निकला तो लेट निकला, तब तक दुकानें बंद हो गई। अब बच्चे के दिमाग में क्या बनना शुरू हुआ, यार पापा तो सुनते ही नहीं है, और ये तो मैं कहता हूं तो वो ऐसा लगता है। तीसरे दिन पापा की मां ने कहा, और तीसरे दिन पापा ले आए। पापा की मां ने कहा कि ये सामान लेते आना। अब उसने क्या नोटिस किया? उसने ये नोटिस किया कि देखो, मम्मी का तो कहना मानते हैं, पर पापा मुझसे प्रेम नहीं करते। क्यों? उसने क्या किया? एक अलग पिक्चर बना ली, एक अलग कहानी बना ली हमारा जैसा। अब वो जो कहानी बना ली उसने, वो मेरे आगे वाले आने वाले हर एक्ट पर क्या करेगी? प्रभाव डालेगी। वो ऐसा उसको धीरे धीरे महसूस होने लग जाएगा। और जहां बहुत सारे बच्चे होते हैं उसमें किसी एक बच्चे पर ज्यादा ध्यान दे लेते हैं या कुछ, तो बच्चा क्या सोचने लग जाता है कि पापा तो उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये आती है कि जैसे स्कूल जाता है तो कोई, किसी का ग्रुप बहुत बड़ा होता है बच्चों का, किसी का बहुत छोटा होता है, या किसी का कोई दोस्त ही नहीं बन पाता, तो उसको तो मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। अब जब उसके दिमाग में ये विश्वास बन गया कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, तो कोई भी घटना घटेगी ना, उसमें वो हमेशा उस बिलीफ सिस्टम से काम करेगा कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। भले ही उसको खूब प्यार कर रहे हैं, पर वो प्यार दिख नहीं रहा उसको, और वो उसको डिस्टॉर्ट करके देखेगा। तो ये माइंड क्या करने लग जाता है? चीजों को डिस्टॉर्ट भी करता है। फिर करता है जनरलाइज। जनरलाइज कैसे करता है? तो जनरलाइज तो इतना करता है ये, जिसकी कोई सीमा नहीं है। 3 लोगों ने आपको धोखा दे दिया। लोग तो धोखेबाज ही होते हैं।
सारे झूठ ही बोलते हैं। फला जगह के लोग मान लो 2-3 गलत मिल गए तो वो तो वैसे ही होते हैं। बहुत सारे जगह के आपने वो बना रखे हैं कि ये तो मूर्ख ही लोग हैं। बहुत सारे बिलीफ को हम क्या करते हैं, जनरलाइज कर, फट से जनरलाइजेशन कर देंगे। एक दो इवेंट्स के आधार पे हम बहुत सारी चीजों का वो बना लेते हैं और जनरलाइज कर देते हैं। ये जनरलाइजेशन इसकी सबसे खतरनाक चीज है, सामान्यीकरण करना। रिश्तेदार तो खराब ही होते हैं। अब किसी के दिमाग में अच्छा बिलीफ बनाओ। अब देखो, आप मान लो एक के दिमाग में हो सकता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, अच्छी है, बिलीफ हो सकता है। एक के दिमाग में हो सकता है दुनिया खराब है। तो दोनों का बिलीफ सिस्टम अलग अलग प्रकार से जनरलाइज करेगा चीजों और अलग अलग प्रकार से डिस्टॉर्ट करेगा घटनाओं को। किसी को एक घटना घटते हुए दिखेगी तो जिसका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है उसको उस घटना में पॉजिटिवनेस भी दिखाई देगी, और किसी का नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव दिखाई देगी वो, और उसी हिसाब से वो क्या करेगा, जनरलाइज कर देगा चीजों को। तो जनरलाइजेशन इसका वो एक वो है। अब मैं ये बात क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर जो इस थॉट सिस्टम, बिलीफ सिस्टम और वैल्यू सिस्टम और ये जो इमोशनल पैटर्न बनते हैं, और आप किसी किसी बिलीफ के साथ में और उसके साथ में वैल्यू के साथ में या थॉट के साथ में अलग अलग प्रकार के नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशन अटैच करते हैं, उससे आपका क्या बनता है, एटीट्यूड बनता है। यहां एक बात और महत्वपूर्ण है कि जब ये फिल्टर बना, ये फिल्टर किसके आधार पे बना, जो इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस ने गैदर कर रखी। मैं वो ही लॉजिक लगाऊंगा किसी भी चीज के बारे में, उतना ही लॉजिक लगा पाऊंगा या उतनी ही रीजनिंग कर पाऊंगा जितनी मैंने सीखी है और जितनी इससे जो सूचना है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग मेरे में डेवलप हुई है वो रीजनिंग की कैपेसिटी। इसलिए दुनिया में हम ये सोचें कि हम तो पूरे साइंटिफिक हो गए, या हम संपूर्ण लॉजिकल हो गए, या हमारे अंदर तो प्योर रीजन आ गई, तो ये गलतफहमी आदमी को निकाल देनी चाहिए। इसीलिए ये प्रयास जो चल रहा है अभी, जो सो कॉल्ड एआई विकास का जो है, ये हर माइंड में छोटी 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 इंफॉर्मेशन है। किसी के माइंड में कुछ है, किसी के माइंड में कुछ है, किसी के में कुछ है। एआई क्या है? एआई है जो बेसिकली ये जो विभिन्न प्रकार के जो माइंड है जिनमें थोड़ी 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 इंफॉर्मेशन है, अलग अलग सेक्टर्स की, अलग अलग बिलीफ्स की, अलग अलग थॉट्स की, आइडियोलॉजीज की, उनका कलेक्टिव रूप एआई है। हम एआई में क्या कर रहे हैं कि इस दुनिया के सारे मानवों में जितनी प्रकार की सूचनाएं हैं उनके दिमाग में, उन सबको एक माइंड में लाके रख दो और एक एआई बना दो। आपको क्या लगता है कि ये जो कलेक्शन ऑफ वेरियस माइंड है, टोटल पूरे वर्ल्ड के जितने भी मनुष्य हैं, उनके यदि हम सभी के दिमाग में विद्यमान सूचनाओं को सो कॉल्ड एक एआई में डाल दें तो भी क्या ये पूर्ण हो जाएगी? कारण ये, क्योंकि अभी जिन सूचनाओं की हम बात कर रहे हैं वो सूचनाएं अपने आप में अधूरी हैं, क्योंकि हमने अभी सत्य को जितना जाना है, इस बुद्धि द्वारा सत्य को जितना जाना गया है अंश रूप में, उन अंश रूपों के कलेक्शन को हम पूर्ण नहीं कह सकते। वो अंश ही है। मैंने भी उसका अंश जाना है, दूसरे ने भी उसका अंश जाना है, और हम चाहे करोड़ों अंशों को मिला लें तो भी हम करोड़ों अंशों का एक पूर्ण
नहीं बना सकते। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, कभी भी एआई हो सकता है मनुष्य से मुकाबला करे, मनुष्य से बहुत आगे निकल जाए नॉलेज में, पर उस परमात्मा से, उस खुदा से कभी भी आगे नहीं निकल पाएगा। चिंता की बात में वो जो सुपर कॉन्शियस है उसके लिए बहुत सारी चीजें, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ एक साथ घटित हो रहा है, जो किसी भी दिमाग में आज तक बुद्धि के स्तर पर नहीं जाना गया है और ना ही जाना जा सकता है। तो यहां पर जो मैं एक बात कर रहा था कि विश्वास और अंधविश्वास थी, दो प्रकार की चीजें हैं। यहां पर हम जांच परख कर, कुछ बिलीफ तो हमारे जब बाद में बने तो जांचे परखे हुए बिलीफ हैं, जब कॉन्शियस माइंड की कुछ क्षमताएं विकसित हो गई उसके बाद के, और कुछ ऐसे थे जो जब तक ये एक्टिव ही नहीं हुआ तब तक बहुत सारे आ गए और आ गए, और वो आ गए ऐसे ऐसे बिलीफ आ गए कि अब हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है एक पेंड्यूरा बॉक्स बन गया, भानुमति का कुनबा। हमने अब तक जो सीखा, किससे सीखा? सराउंडिंग से, परिवार से, समाज से, उनसे। तो जिनसे सीखा वो क्या पूर्ण थे? नहीं थे। वो भी डेवलपिंग सिचुएशन में, मेरी तरह, मेरे ही कॉन्शियस माइंड की तरह उनका भी कॉन्शियस माइंड और ये सब डेवलपिंग उसमें। तो मैंने जो सीखा वो भी अधूरा था। उसमें से बहुत सारे बिलीफ है जो आज की डेट में साइंटिफिकली गलत हो, वो साइंटिफिकली ठीक नहीं, उनके पीछे कोई कारण कार्य संबंध नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। हम दो उनको जोड़ नहीं पा रहे पर मान रहे हैं। जैसे पीछे की क्लासों में मैंने बिल्ली रास्ता काटने वाला उदाहरण और छींक वाला उदाहरण दिया था। तो हम दो गलत चीजों को जोड़ देते हैं, ये एक अलग बिलीफ बन गया। क्यों जोड़ देते हैं? कि कभी बिल्ली ने रास्ता काटा और गलत हो गया था तो इसलिए उस गलत होने से मैंने उसको जोड़ दिया, जबकि हकीकत में उनमें कोई वैज्ञानिक कारण कार्य संबंध नहीं। पर जिस आदमी को, जिसका कॉन्शियस माइंड आज भी उतना डेवलप नहीं हुआ कि उसने न तो विज्ञान पढ़ा, न लॉजिक पढ़ा, न कोई रीजनिंग करना सीखा, तो वो आज भी बहुत सारे बिलीफ ऐसे लेकर बैठा है जो लॉजिकली ठीक नहीं है, साइंटिफिकली ठीक नहीं, ठीक है। पर उस व्यक्ति के लिए जो वो खुद जो लेकर बैठा है वो उसको अंधविश्वास नहीं मानता। वो अंधविश्वास किसके लिए है? जिसको लॉजिक पता है, जिसको उसकी साइंस पता है, उसके लिए वो अंधविश्वास है। बाकी के लिए क्या है? विश्वास है, मानता चला। और इसी पर आप देखो आज पूरा का पूरा जो वो चल रहा है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अफर्मेशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, और दुनिया जहान के जितने भी ये आप प्रवचनकर्ताओं को देखते हैं, बाबाओं को देखते हैं या कुछ है, ये मास मेंटालिटी को क्या करते हैं? इसके सब कॉन्शियस को हैक कर। और मैं केवल इनकी बात नहीं करूंगा, जो सो कोल्ड कैपिटलिस्ट है, जिन्होंने मार्केट पर कब्जा कर रखा है, और जो सो कोल्ड अपने आप को से समझते हैं कि हम तो अंधविश्वास में नहीं है, जो दूसरे को अंधविश्वासी कह रहा है, वो किन्हीं विश्वासों के आधार पर कह रहा है कि इन विश्वासों को मैंने इनके साइंस को जान लिया इसलिए ये अंधविश्वास है। पर तेरे अंदर भी, उस आदमी के अंदर भी इतने विश्वास भरे पड़े हैं
जिनके पीछे का लॉजिक जानना, जिनके पीछे का साइंस जानना अभी बहुत शेष है। तो हर आदमी में है वो, और उसके लिए वो विश्वास है। ये कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में सीधे चीजें विश्वास पैदा कर रहे हैं, जिसको हम यदि किसी परम सत्ता से जोड़ देते हैं तो हम उसको आस्था का नाम दे देते हैं या कुछ ना। पर यही काम तो कोल्ड पूंजीवादी भी कर रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने भी तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हैक किया हुआ है। देखो, इस ब्रांड का कपड़ा पहनेंगे, इस ब्रांड का चश्मा लगाएंगे, इस ब्रांड की घड़ी पहनेंगे, इस ब्रांड के जूते पहनेंगे, इस तेल को लगाने से बाल उग जाते हैं, इस तेल को लगाने से गोरा हो जाता है। सो कोल्ड दुनिया जान की चीजें आपने डाल रखी, वो भी तो यही कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी, और ये सब क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आप जिस पर बहुत दम्भ भरते हैं ना, इस बुद्धि पर, वो अभी शैशव अवस्था में है, बिल्कुल शिशु है, जिसकी उसकी कैपेसिटी कि वो इतनी अवेयर कभी रह ही नहीं सकती। आपको ये बेवकूफ नहीं बनाएगा तो कोई दूसरा बेवकूफ बनाएगा, बना रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है कि बाबा बेवकूफ बना रहा है, तो उसको ये पता नहीं है कि ये सो कॉल्ड तू जो कर रहा है वो तो बहुत पूंजीवादी भी तुझे बेवकूफ बना रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, सब समान रूप से। क्यों कर पा रहे हैं? ये इसी की वजह से कर। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड जो बन के तैयार हुआ, इसमें अलग अलग प्रकार के वो बन गए बिलीफ सिस्टम, थॉट पैटर्न, वैल्यू सिस्टम आदि। एक वो था जो हम लेकर पैदा हुए थे, स्किल, टैलेंट, और एक विशेष प्रकार का इमोशनल पैटर्न। अब जो बनकर तैयार हुआ उसको कहते हैं हम एटीट्यूड। एक था जो कुछ लेकर पैदा हुए थे, उसको कहते हैं हम एप्टीट्यूड। इस एप्टीट्यूड को भी थोड़ा बहुत लेकर पैदा हुए, और कुछ हम इसको बढ़ा सकते थे। जैसे उसी टाइप की स्किल का मैं डेवलपमेंट करता। किसी बच्चे को खेलने का स्किल है और मैंने उसको काम में लगा दिया दूसरे में, तो उसका खेल का जो स्किल था वो दब गया वहीं पर, और एक नया एप्टीट्यूड उसमें बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो जो जन्मजात एप्टीट्यूड था उससे वो क्या होगा? अलाइन नहीं होगा। इसीलिए आज जैसा समाज या जैसी व्यवस्था, आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था हमने बनाई, उसमें इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं कि बहुत सारी आजीविका के जो साधन थे वो डिस्कार्डेड होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और एक दिशा में हम प्रयास करते जा रहे हैं, कोशिश उसी दिशा में लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो एक निश्चित टाइप का एप्टीट्यूड वो हो रहा है। पर जब पैदा हुआ बच्चा तो अलग अलग टाइप के एप्टीट्यूड लेकर पैदा होता है। उसके लिए क्या है? क्योंकि आजीविका का स्कोप ही नहीं, तो जीवन कैसे चलाएगा इस भयंकर जटिल व्यवस्था में, जहां सांस के भी पैसे लेने लग जाएंगे लोग थोड़े दिन बाद, वहां पर कैसे जीवन चलाएगा? तो वो जो एप्टीट्यूड के अनुसार वो नहीं चलना भी उसमें क्या हो जाती है? मजबूरी हो जाती है। और कहीं कहीं हम अंधे होकर भी नहीं कर पा रहे, है उसके अंदर स्कोप जो आपका एप्टीट्यूड है, पर हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। हम समाज के अकॉर्डिंग, जैसी व्यवस्था चल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? उसका फॉलोवर्स बन जाते हैं और उसी टाइप से आगे बढ़ने लगे। तो ये एक एप्टीट्यूड। दूसरा होता है एटीट्यूड, कि किसी घटना के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति आपके अंदर जो विश्वास बने, जो धारणाएं बनी, जो एक वैल्यू सिस्टम बना, और उसके साथ में इमोशंस अटैच हो गए।
क्या भी हो गए इमोशन। कैसे इमोशन? नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन, वो भी उसमें अटैच हो गए। तो जब इस टाइप का कोई विश्वास किसी व्यक्ति के प्रति आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी घटना के प्रति नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये दो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल है, सोशल है, मॉरल है, इकोनॉमिक है, रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, बहुत सारे फैक्टर्स। उन सब में आपके अलग अलग एटीट्यूड है। किसी का पॉलिटिकल एटीट्यूड किस टाइप का है, किसी का पॉलिटिकल एटीट्यूड किस टाइप का है, किसी का मॉरल एटीट्यूड किस टाइप का है, किसी का किस टाइप का है। किसी का किसी जाति को लेके एटीट्यूड अलग हो सकता है, किसी का धर्म को लेके अलग हो सकता है, किसी का स्पिरिचुअलिटी को लेके अलग हो सकता है। सब अलग अलग एटीट्यूड बन गए। एटीट्यूड कहेंगे कब? जब किसी विश्वास या धारणा के साथ में हम नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन अटैच कर देते हैं, तब वो एटीट्यूड कहलाता है। और उस नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन के कारण ही उस एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिहेवियर करने की या एक्शन करने की एक तत्परता दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए मैं अपनी जाति को लेकर मुझ में बड़ा अहम भाव है और किसी व्यक्ति ने उस जाति के बारे में कुछ कह दिया, तो क्या होगा? मुझे क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो लड़ाई होगी। तो मरने मारने पर हम क्या हो जाते हैं? दारू हो जाते हैं। तो उसमें एक इमोशन मैंने जोड़ दिया एंगर का उस बिलीफ के साथ, क्योंकि एक अहम भाव था। अहम भाव था, किसी ने चोट पहुंचाई तो एंगर आया, एंगर आया तो एक्शन में तब्दील हो गया। और वो एक्शन क्या कहला रहा है? बिहेवियर। आपके बिहेवियर में क्या? कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि स्पॉन्टेनियसली आप पता नहीं क्या कर जाते हैं, और जब कर जाते हैं क्रोध आ जाता है, लड़ झगड़ मरते हैं, घर जाके सोचते हैं लड़े यार, फालतू में झगड़ा किया, क्यों करना था, मेरे अंदर ये क्यों आया, क्यों मैं डरा। बाद में क्यों होता है? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड से वो इमोशन उसके साथ अटैच होकर आपके कॉन्शियस माइंड में टपका, और कॉन्शियस माइंड को उसने टाइम भी नहीं दिया। जिसको आप कहते हैं ना अवेयरनेस में रहता है, अवेयरनेस में रहता है, वो टाइम ही नहीं दिया उसने, और वो क्रोध फूट पड़ा एक्शन के रूप में। अवेयरनेस कहां गई? अब जितना ज्यादा इमोशन गहरे से अटैच है, उतना ज्यादा संभावना है कि आप अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग एक्शन करें। यदि बहुत लाइटली है तो हो सकता है कि आप उस समय को रोक भी लें। जैसे मान लो आपको डर लग रहा है, पर डर की अभिव्यक्ति आप नहीं होने दे, क्योंकि लैंग्वेज तो बॉडी लैंग्वेज भी है। आप कहते हो तो जा रहे हैं मुझे डर नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा, पर बॉडी क्या कह रही है? इस साला डर रहा है। तो वो बहुत लाइट वे में है तो पता नहीं लगेगा, पर बहुत ज्यादा यदि है फियर तो फिर आपके बॉडी में दिखाई दे, बॉडी लैंग्वेज में आ जाए। ऐसे ही एंगर आ जाएगा, ऐसे ही बहुत सारी इमोशनल है, अच्छे भी हैं, सुख का भी है, दुख का भी है, खुशी का भी है, अवसाद का भी है, क्रोध का भी है, शांति का भी है, करुणा का भी है, घृणा का भी है, प्रेम का भी है, फ्रस्ट्रेशन है, पश्चाताप है, ग्लानी है, शेम है, ग्रीफ है, गिल्ट है, बहुत सारे हैं नेगेटिव भी। ईगो है, अहंकार है, इधर भी पॉजिटिवली भी बहुत सारे हैं अच्छे इमोशन। किस वाले के साथ कौन सा अटैच है वो डिपेंड करता है।
कोई किसी राजनेता को जिसके प्रति या उस राजनीतिक पार्टी के प्रति मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूं और किसी ने कुछ कह दिया तो दिक्कत होगी, मैं स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि मेरा सिस्टम बना, मैं स्वीकार नहीं करूंगा उसको। तो जब हम लोक सेवा की बात करते हैं तो लोक सेवक को कैसा होना चाहिए, का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब वो लोक सेवक बनने के लिए आता है और एक परीक्षा की तैयारी करता है तब तक उसके दिमाग में बहुत सारे बिलीफ, बहुत सारे वैल्यू सिस्टम, बहुत सारे थॉट पैटर्न, बहुत सारे इमोशनल पैटर्न बन चुके होते हैं और वो दृढ़ हो चुके होते हैं। तो उससे उम्मीद करनी कि वो एक ऐसा एटीट्यूड रखे जो लोक सेवा का एटीट्यूड ऐसे विकसित हो और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्शन, ये एक वो चैप्टर में दिया हुआ है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एटीट्यूड को, एप्टीट्यूड को, बिहेवियर को, तो ये जो चीज़ मैंने आपको आज बताई है वो वहाँ पर बहुत काम आने वाली है, समझने वाली है कि कैसे कितने तरह के एटीट्यूड होते हैं, कैसे एटीट्यूड में परिवर्तन हो सकता है, कैसे उसका विकास होता है और एक लोक सेवक का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये सारी बात हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।